वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस चीज़ के बारे में आप लोग रोज़ मुझसे कमेंट में कहते रहते थे, आज मैं उसी के बारे में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, है ना। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस के बारे में। एमपी पुलिस की जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी किस तरीके से अप्रूव हुई है, उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। बहुत छोटा लेक्चर होगा, लगभग 3 से 4 मिनट का लेक्चर होगा, 5 मिनट का। और इसमें मैं आपको जो वर्तमान की हाल फिलहाल की जानकारी है उससे अवगत कराने की कोशिश करूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो अभी क्या हुआ है हाल फिलहाल में। ये बात है 26 जून की है। मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने में मैं लेट हो गया हूँ। वैसे तो मुझे 4-5 दिन पहले वीडियो बनाना था, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक व्यस्तता होने के कारण मैं ये वीडियो नहीं बना सका। लेकिन फिर भी मैंने आज इस वीडियो को बनाया है और इसमें मैंने आपको पूरी जानकारी को बहुत अच्छे से समझाया है। तो 26 जून 2020 को ये निर्णय आया, है ना। निर्णय आया, ये बैठक हुई पीएचक्यू में। पीएचक्यू का मतलब होता है पुलिस हेडक्वार्टर। तो पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक हुई और हमारे जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री मतलब राज्य के गृह मंत्री, स्टेट होम मिनिस्टर, तो राज्य के जो गृह मंत्री हैं उनका नाम है नरोत्तम मिश्रा। तो नरोत्तम मिश्रा और पीएचक्यू के जो प्रमुख हैं, है ना, जिन्हें डीजीपी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनकी अगुवाई में ये बैठक हुई। और बैठक होने के बाद 4,269 जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को स्वीकृति मिली है, इनको अप्रूव कर दिया गया है और गृह मंत्री ने इसको पास कर दिया गया है। अब ये पास तो हो चुका है, ये बिल्कुल कंफर्म है, ये बिल्कुल डेफिनेटली है कि वैकेंसी बिल्कुल आने ही वाली है। क्योंकि अब ये पीएचक्यू और गृह मंत्री दोनों जगह से अप्रूव हो चुका है। क्योंकि सबसे अहम पार्ट जो होता है वो सरकार का होता है, तो सरकार ने भी इसको मंजूरी दे दी है। और पीएचक्यू मतलब जो पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब बस इसका क्या है, नोटिफिकेशन आना है। इसका नोटिफिकेशन आना है। नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जल्द आएगा, तो आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से करना है। आज से ही तैयारी करें। बस ये दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा, फॉर्म कब से डलेगा कब नहीं डलेगा। जब फॉर्म डलने लगेगा तब हम पढ़ाई करेंगे, तब हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे। तो ये बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता। जो लोग वैकेंसी आने का वेट करते हैं, जो लोग फॉर्म डलने का वेट करते हैं, जो लोग वास्तविक पढ़ने वाले होते हैं, वो उसी दिन से पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं जब तक पेपर नहीं हो जाता। उनको बस पेपर के एक दिन पहले तक दिमाग में केवल एक ही चीज़ रहती है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और केवल अपना सिलेबस कंप्लीट करना, है ना। तो आपको दिमाग में केवल एक ही टारगेट बनाकर चलना है। आपका जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को आपको पूरा बिल्कुल कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के साथ साथ उसको आपको रिवीजन करना है ना। रिवीजन कितना करना है, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार रिवीजन करना है। और आपको उसको क्या करना है, लिखना है। और उसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ये 2-3 बार जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन आपको बोलकर नहीं करना। एक बात याद रखना, आपको बोलकर रिवीजन बिल्कुल नहीं करना, आपको लिखकर रिवीजन करना है। जिस प्रकार मैथमेटिक्स को लिख के नहीं किया जा सकता। सबसे जो टॉप विषय है, जो टॉप सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स को मानते हैं, और मैथ्स को बोल के कभी नहीं पढ़ा जा सकता। वैसे ही मैथ्स की जो स्ट्रेटेजी है उसको हमें सारे विषयों में अप्लाई करना है। आपने देखा होगा जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनका माइंड काफ़ी शार्प होता है और उनको अच्छे स्टूडेंट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस लोगों ने मैथ ले लिया वो सभी होशियार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो मैथ्स को पूरा पढ़ लेता है, 100% पढ़ लेता है, उसके माइंड का विकास अदर विषय के कंपैरिजन थोड़ा सा तेज होता है। लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुमकिन नहीं होता। कई बार देखा होगा बीए वाले बहुत होशियार हो जाते हैं, बायो वाले बहुत होशियार हो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स वाले प्रॉपर स्टडी नहीं करते, है ना। तो प्रॉपर स्टडी जरूरी है प्रत्येक विषय की। अगर मैं सारे विषयों की प्रॉपर स्टडी के बाद अगर कंपेयर करूं तो मैथ्स वाला बंदा होशियार होता है। इसमें मैथ्स का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल केवल किसका है, लेखन कला का, लेखन कला का। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसमें बिना पेन चलाए पढ़ाई करना व्यर्थ है। और सारे विषय जो हैं, सारे विषय व्यक्ति बिना लेखन से पढ़ता है। और इसी कारण ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आती है। क्योंकि ये साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया है कि जो व्यक्ति लिखता है वो ज़्यादा विकसित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो डायरी लिखता है, वो मैथ्स नहीं लिखता, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग का डेवलपमेंट करता है। तो दिमाग का विकसित करने का सबसे आसान तरीका क्या है,
लेखन कला। इसके अलावा और भी है मेडिटेशन वगैरह, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर फोर्स करना है। जो भी आपका सिलेबस है आपको उसको लिख कर पूरा खत्म कर देना है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा और आप डेफिनेटली उस कॉन्फिडेंस के साथ वैकेंसी को निकाल के ले जाएंगे। अब जब ये यहाँ से पास हो चुका है तो निश्चित तौर पर ये कमिंग सून है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, क्योंकि अप्रूव वैकेंसी हो चुकी हैं, नोटिफिकेशन आना बाकी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा दूसरे दिन से आपके फॉर्म डलना शुरू हो जाएगा। अब या तो ये फॉर्म कल आ जाए या फिर ये 15 दिन बाद आ जाए, है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। और आपको पता है व्यापम अगर नोटिफिकेशन देता है तो दूसरे दिन से फॉर्म डलने लगता है, और उसके 15 दिन तक फॉर्म डलता है, और उसके 15 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाता है। और एग्ज़ाम जैसे ही होता है फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचता, और 1 महीने के समय में पढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आज से ही आपको बिल्कुल लग जाना है और आपको पढ़ते जाना है। अब आप कहेंगे कि ऐसा राज्य सरकार ने एक कोरोना वाली कंडीशन में, कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि कोरोना अभी है तो कोरोना से वैकेंसी क्यों आएगी। अभी कोरोना चल रहा है, राजस्व में बहुत कमी है ना, सरकार अस्त व्यस्त है तो वैकेंसी नहीं आएगी, ये सब बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वैकेंसी आएगी, लगातार आएगी। जैसे अच्छा कोरोना अगर होता तो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी क्यों आती, जबकि पोस्ट ऑफिस वैकेंसी स्टेट लेवल की होती है ना। तो अभी दिल्ली सीपीओ का भी आ गया है, तो वो तो कोरोना में आया है ना। तो जैसे ही जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो वैकेंसी आती है। अभी एमपीपीएससी प्री का भी रिजल्ट आ चुका है, तो सारी चीज़ें होगी, जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तब होगी। अभी क्या है, हाईली रिक्वायरमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में आरक्षकों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हर एक फील्ड को लेकर, चाहे वो खाना बनाने वाला हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक मैन हो, चाहे सभी ट्रेड हों, चाहे ड्राइवर हो, सभी ट्रेडों को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और इसी रिक्वायरमेंट को चलते आरक्षक ने बात कही और हमारे गृह मंत्री ने बैठक की और इसका अप्रूवल दे दिया है। अब बस नोटिफिकेशन आने वाला है, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका फॉर्म डलने लगेगा, और फिर आपके पास केवल और केवल रिवीजन के अलावा कोई वक्त नहीं बचेगा। आप अगर ये सोचें कि फॉर्म डलने लगेगा तब हम पढ़ेंगे, तो ये बेवकूफ़ वाली बातें हैं। फॉर्म डलने लगेगा, या फिर मैं कहूँ अभी से केवल रिवीजन होता है, अभी से केवल रिवीजन हो सकता है। और जब आपका फॉर्म डलने लगेगा तब केवल क्विक रिवीजन होता है। तब क्या होता है, क्विक रिवीजन होता है। तो अभी से आपको लग जाना है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एसआई की पोस्ट है, तो अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, कि जब भी कांस्टेबल या आरक्षक की भर्ती आती है उसके कुछ ही समय बाद एसआई की भर्ती भी आ जाती है ना। क्योंकि जब आरक्षक या कांस्टेबल की हम भर्ती करेंगे तो उन कांस्टेबलों को कंट्रोल करने के लिए ऊपर एक व्यक्ति चाहिए जो कि एसआई की पोस्ट होता है। वैसे एएसआई भी होता है लेकिन मुख्य तौर पर एसआई माना जाता है। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी निश्चित आना तय है ना। क्योंकि जब आरक्षकों की हम भर्ती कर लेंगे, जब हम कांस्टेबल की भर्ती कर लेंगे, तो इनको कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर भी तो चाहिए। बात समझ में आ रही है। जब हम कांस्टेबल की भर्ती करेंगे तो इनको कंट्रोल करने वाला हमें एसआई भी चाहिए, तो एसआई की वैकेंसी भी आएगी, है ना। 1 महीने का अंतर रहता है, हमेशा से मैं देखता आ रहा हूँ। कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, उसके बाद जस्ट एसआई की आ जाती है ना। तो निश्चित तौर पर दोनों की वैकेंसी बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि ये बैठक हो चुकी है। तो आज से ही आपको लग जाना है। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ, है ना। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स में एक एक टॉपिक को भी पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको जीएस वाले पार्ट में या जीके वाले पार्ट में बहुत ही अहम योगदान देंगे, है ना। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग बच्चा पढ़ रहा है, मैथ्स रीजनिंग हर कोई कर लेता है। क्योंकि देखो मैथ्स की मैं यहाँ पर आलोचना नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा। मैथ्स भी अपनी जगह सही है, रीजनिंग भी अपनी जगह सही है। मैथ्स रीजनिंग पढ़ो, खूब पढ़ो, जी लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, है ना। लेकिन उसी को अपना हथियार बना लो, ये गलत है ना। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि केवल हम मैथ्स पढ़ के पेपर निकालेंगे, हमसे तो रीजनिंग बनता है, हमको मैथ्स समझ में नहीं आता, किसी को जीएस समझ में नहीं आता। ये फालतू की बातें होती हैं। सारे सब्जेक्टों को आपको बराबर लेकर चलना होगा। जो व्यक्ति एक विषय को ड्रॉप कर देगा उसका सिलेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। इस बात को आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तब मेरा मोटिव भी यही था। मैं भी ज्ञान से अनभिज्ञ था और मैं भी केवल और केवल एक सब्जेक्ट के दम पे पेपर निकालने की कोशिश करता था। मेरा पेपर कभी नहीं निकल सका। फिर मुझे बाद में ये समझ में आया कि सभी सब्जेक्टों को बराबर लेके चलना होता है, चाहे वो पेपर में 1 नंबर का ही क्यों ना आए, वही 1 नंबर आपका सिलेक्शन योग्य बन सकता है। तो इस बात को गहराई को आप समझिए। तो केवल मैथ्स रीजनिंग में मत लगे रहिए, आपको जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग हर कोई कर लेता है।
लेकिन जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो एमपी के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों में सभी लोग फंसते हैं और उन्हीं में ज़्यादा नंबर निहित होते हैं और इसी कारण उन बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर तक बढ़ जाते हैं। कुछ लोग 60 लाते हैं, 60 नंबर लाते हैं, 62 नंबर लाते हैं और उनके 72 हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, और कुछ लोग 72 लाते हैं, उनके 60 बचते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर का तक हेर फेर हो सकता है, इसलिए आपको सभी चीज़ों के कठिन क्वेश्चनों को अधिक से अधिक करना है ना। और सारे जो मैं लेक्चर्स डालता हूँ वो आपको वॉच करते जाना है। कल से मैं एक नई स्ट्रेटजी के साथ वीडियो डालूंगा और एक एक टॉपिक के बारे में तो डालूंगा ही, साथ में मैं आपको एक सब्जेक्ट को भी कंटिन्यू पढ़ाता चलूंगा, जिससे आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सहायता मिल सके। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।